हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो अच्छे बने रहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग 11th के बिजनेस स्टडीज का 3rd चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज। पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर के बारे में और ग्लोबल इंटरप्राइजेज के बारे में। प्राइवेट सेक्टर के बारे में ऑलरेडी आपने चैप्टर 2 में पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। इसके बारे में आपने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। इस चैप्टर में मेनली आप पब्लिक सेक्टर एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करेंगे, सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। जब आप बच्चे सेशन को लाइक करते हो तो लगता है आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप हमारे कंटेंट को लाइक करते हो। तो प्लीज सपोर्ट द सेशन। हाँ, सबसे पहले बच्चे मैं अपने बारे में आपको बता दूं। माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस। मैंने बीएचयू मेन कैंपस से बीकॉम और एमकॉम किया हूं। इसके साथ ही बच्चे मैंने बीएड किया है और जवाहर नवोदय विद्यालय से मैंने 6 to 12 की पढ़ाई किया है, जिसमें 10th और 12th में मैं अपने टाइम में स्कूल टॉपर था, 95% मार्क्स थे और बीएचयू से भी मैं टॉपर रहा हूं मेन कैंपस से पढ़ के। इसके साथ ही पिछले 12 ईयर से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूं। अब तक करीब 5000 से अधिक बच्चों को मैंने कॉमर्स पढ़ाया है। इसके साथ ही 1000+ स्टूडेंट को मैंने बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन दिलवाया है। यदि आप भी हमसे पढ़ के 12th बोर्ड में टॉपर बनना चाहते हैं तो आप हमसे 11th 12th की पढ़ाई जरूर करें। और साथ ही अगर आपका एम है कि ड्रीम यूनिवर्सिटी बीएचयू और ड्यू में सिलेक्शन पाना, तो आप हमसे सीयूईटी की तैयारी जरूर करिएगा, ठीक है। हमारा कोचिंग वाराणसी में लंका पे है, गुडविल एडुकेयर हमारे कोचिंग का नाम है। चलिए आगे बढ़ते, पेन और पेपर निकाल लीजिए। देखिए बच्चे, फॉर्म्स टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है 3 तरह के होते हैं। एक पहला होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसमें आपका एग्जाम्पल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का रेलवे, इंडियन डाक, जो भारत इंडियन पोस्ट है, ये सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आ जाते हैं। फिर है दूसरा है पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जिसमें आपको एयर इंडिया है, एसबीआई है, ओएनजीसी है। थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें सेल है, एचएमटी है, गेल है। तो ये सब आपको मैंने बता दिया कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो होते हैं बच्चे 3 तरह के हो गए: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज, ठीक है। इसके बारे में नोट कर लीजिए, टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो फर्स्ट टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नॉलेज पर्पज से भी, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा और नोट करिएगा। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। बच्चे, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। सबसे पुराना टाइप है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस अदर देन गवर्नमेंट। मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कोई अपना खुद का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये गवर्नमेंट के ही अंडर में आता है, गवर्नमेंट से अलग नहीं है। इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, इसका सारा कंट्रोल। जैसे रेल डिपार्टमेंट है ना, पोस्टल डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर आता है। तो आपको समझ में आ गया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है ये सबसे पुराना टाइप है गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस का। इसमें सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के अंदर होता है। ये इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। क्लियर? एग्जाम्पल है रेलवे, डिफेंस,
पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, तो प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बच्चे नोट करिए। हो गया, सबने नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ूं। अब बच्चे मैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में आपको कुछ बेसिक फीचर्स आपको बताता हूं या कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। देखिए, फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर, पहला है दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है ऑपरेट करता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एक मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, नो सेपरेट एंटिटी, ये गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है, गवर्नमेंट से सेपरेट नहीं होता है। दे आर फाइनेंस फ्रॉम एनुअल बजट, फाइनेंस फ्रॉम एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो एनुअल बजट हर साल फरवरी में जो पास होता है उसी से इसको भी फाइनेंस मिलता है। द रिवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिपोजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। बच्चे, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो रिवेन्यू होता है, जो पैसा आता है सर्विसेज को सेल करके, गुड्स को सेल करके, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी, सरकार के खजाने में जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रिवेन्यू है। जो चीज गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो उससे रिलेटेड पैसा जो आएगा वो भी तो गवर्नमेंट का होगा, और उससे रिलेटेड फाइनेंस गवर्नमेंट के एनुअल बजट में पास होता है। द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट एंड आर रिक्रूटेड एंड कंपनसेटेड एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का स्टाफ होता है वो सिविल सर्वेंट होता है, और उसी के रूल के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं और कंपनसेट करते हैं। दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड हु इज द अकाउंटेबल द कंसर्न मिनिस्टर। दे कैन बी sued in the same manner as one can file suit against the government। ठीक है, प्लीज नोट दिस बेसिक फीचर, इसको नोट करिए। हो गया, सबने नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ूं। अब बात करते हैं मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कुछ एडवांटेज हैं, उन एडवांटेज को देखेंगे। फर्स्ट वन इज इजी फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन काफी इजी है। इफेक्टिव कंट्रोल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक रिवेन्यू और सिक्रेसी, दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए। दीज आर द बेसिक फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। हो गया, चलिए इन फीचर्स के बारे में वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट वन इज easy formation. It is very easy to form departmental undertaking as no registration is compulsory। बच्चे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फॉर्मेशन काफी इजी होता है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। गवर्नमेंट का है, तुरंत स्टार्ट कर देती है सरकार। इफेक्टिव कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज वेरी इफेक्टिव एज इट इज डायरेक्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड सेंट्रलाइज। मतलब कि कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज वेरी इफेक्टिव। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कंट्रोल बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि इसका जो अकाउंटेबिलिटी है वो सेंट्रलाइज होता है। नोट करिए इसको। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। बच्चे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो भी रिसोर्सेस है, जो भी फंड है, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, वेस्टेज नहीं होता है। देखिए, देयर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एज फाइनेंशियल मैटर्स आर सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल सैंक्शन, बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। अब देखो यहां पे एक पॉइंट आ गया, जो फाइनेंस की ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एज फाइनेंशियल मैटर्स आर सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल सैंक्शन। मिनिस्ट्रियल सैंक्शन का पार्ट होता है, सरकार के एनुअल बजट का पार्ट होता है, अकाउंटिंग सही से करना होता है क्योंकि इसका ऑडिटिंग और कंट्रोल भी होता है। तो जिस चीज का ऑडिटिंग होगा वहां पे वेस्टेज के चांसेस कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, क्योंकि अगर हम वेस्टेज करेंगे तो ऑडिटिंग में पकड़ा जाएंगे। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कि देयर इज अ डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। देयर इज अ डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। The performance of departmental undertaking
कैन बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, सो देयर इज अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। यहां पे जो परफॉर्मेंस है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का वो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, इसलिए ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का पार्ट होता है। ठीक है, नोट करिए, इसको नोट करिए। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और क्या मेरिट्स है। पब्लिक रिवेन्यू, द रिवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज डिपोजिटेड, रिवेन्यू इज डिपोजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। बच्चे, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का रिवेन्यू होता है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में डिपॉजिट करते हैं। सो दीज अंडरटेकिंग हेल्प टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रिवेन्यू, इसलिए ये अंडरटेकिंग हेल्प करता है गवर्नमेंट के रिवेन्यू को इंक्रीज करने में। नेक्स्ट वन इज सेक्रेसी, सेक्रेसी मेंटेन रहता है। द एक्टिविटीज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर हाईली सेक्रेट, बहुत सेक्रेट होता है, सेक्रेसी गवर्नमेंट मेंटेन करती है। एज गवर्नमेंट कैन अवॉइड डिस्क्लोजर ऑन द प्ली ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत सारी चीजों को हाइड करती है, अवॉइड करती है, कि सेक्रेसी मेंटेन रखना है। ड्यू टू सेक्रेसी ओनली द मोस्ट सेंसिटिव एरिया सच एज डिफेंस इज ऑपरेटिंग एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सेक्रेसी की वजह से ही जब सबसे जो मोस्ट सेंसिटिव चीज होता है डिफेंस, वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर में आता है। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया। तो बच्चे, हमने आपको क्या क्या बता दिया, एक बार देख लो। हमने आपको बता दिया सबसे पहले कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो हैं तीन तरह के हो गए, डिपार्टमेंटल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में हमने आपको बता दिया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले मैंने इसका मीनिंग बताया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में होता है, इसका गवर्नमेंट से कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, इसके लिए फाइनेंस गवर्नमेंट के एनुअल बजट से पास होता है, और इससे जो रिवेन्यू आएगा वो भी सरकार के पास जाएगा। एग्जाम्पल इसका याद रखना है तो एक दो याद रख लेना, रेलवे, डिफेंस, पोस्टल सर्विसेज, ये सब एक डिपार्टमेंट है। रेल डिपार्टमेंट, डाक पोस्टल डिपार्टमेंट, है ना, तो ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पार्ट है। और याद रखना कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वहां पे ज्यादा जरूरी है जहां पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट अपने अंडर में रखना चाहता है, जहां पे गवर्नमेंट सीक्रेसी मेंटेन करना चाहता है, वहां पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जरूरी होता है। फिर मैंने इसके आपको फीचर्स बताए, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फीचर था, प्लीज नोट दिस। इसके बाद बच्चे मैंने आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स को आपको एक्सप्लेन किया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मेरिट्स क्या है, तो ये मेरिट्स थे, इसके बारे में वन बाय वन हमने आपको एक्सप्लेन किया कि इजी फॉर्मेशन, इफेक्टिव कंट्रोल, एंड देन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड पब्लिक रिवेन्यू एंड एक्यूरेसी मेंटेन रहता है। तो ये आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स बताए। अब इसके हम डिमेरिट्स आपको बताते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के डिमेरिट्स। देखिए, डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इनफ्लेक्सिबिलिटी, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वर्क अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वर्क करता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर। देयर इज टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स एंड टॉप ऑफिशियल्स, जहां पे बड़े बड़े मंत्री और टॉप ऑफिशियल्स जो हैं उनका इंटरफेरेंस बार बार ज्यादा होता है। इट इज ट्रीटेड एज अ वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस, दिस रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इफिशिएंसी ऑफ द अंडरटेकिंग। बच्चे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक डिमेरिट्स है इनफ्लेक्सिबिलिटी, कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर में वर्क करता है, जहां पे मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस ज्यादा होता है। और याद कर लो, जहां पर भी किसी का इंटरफेरेंस ज्यादा हो जाएगा वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहा, दैट इज अ डिमेरिट। नेक्स्ट है
लैक ऑफ मोटिवेशन। जैसे बच्चे मोटिवेशन क्या होता है, जैसे मान लो मैं ज्यादा वर्क करूंगा मुझे रिवार्ड ज्यादा मिलेगा, दिस इज द पार्ट ऑफ मोटिवेशन। लेकिन अगर मान लो मैं वर्क ज्यादा करूं और हमें पैसा कम मिले या इंक्रीमेंट के कोई चांसेस ना हो नॉर्मली हमारे वर्क से एसोसिएटेड, तो देयर इज नो मोटिवेशन। और अगर मोटिवेशन कम हो गया तो वर्क भी कम होगा। तो वही बात है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो भी वर्कर पर्सन काम कर रहे हैं, जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं, वो सैलरी बेस्ड होते हैं और वो अपना रिवेन्यू और पोटेंशियल से ज्यादा अर्न नहीं कर सकते। उनका इंक्रीमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद होता है। ठीक है, देखो, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैव नो पावर टू यूटिलाइज देयर रिवेन्यू एज दीज आर डिपोजिटेड इन द ट्रेजरी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास ये पावर नहीं है कि हम अपना रिवेन्यू का यूज कर सके, क्योंकि ये सरकार के खजाने में डिपॉजिट हो गया है। देयर इज नो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यहां पे अगर हम प्रॉफिट बढ़ाते हैं तो इसके लिए हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवार्ड। यहां पे बच्चे एफर्ट और रिवार्ड के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। एफर्ट और रिवार्ड का डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है कि हमने मेहनत ज्यादा किया तो हमें पैसे ज्यादा मिले, ये हुआ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवार्ड। क्लियर? जनरली प्रमोशंस आर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट। यहां पे प्रमोशन सीनियरिटी बेसिस पे होता है, एफर्ट के बेसिस पे नहीं होता है। समझ में आया ना? अगर एफर्ट के बेसिस पे अगर प्रमोशन हो तो मोटिवेशन बना रहेगा कि हम काम ज्यादा कर रहे थे, हमारा प्रमोशन हो रहा है। लेकिन यहां पे डेज ऑफ ज्वाइनिंग के आधार पे जो जैसा सीनियर है अकॉर्डिंगली प्रमोशन हो रहा है, तो देयर इज नो मोटिवेशन। So employees are not motivated to perform the best their ability। इसलिए एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड नहीं होता। और ये केवल यहीं पर नहीं, ऑन एन एवरेज सभी सरकारी विभाग में ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। These are the two disadvantages we have discussed, inflexibility and lack of motivation। inflexibility क्या होता है कि मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस ज्यादा होने की वजह से इनफ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों हुआ? क्योंकि एफर्ट और रिवार्ड का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। हो गया, नोट कर लिए? चलिए आगे अब देखिए। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनोमी। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनोमी कि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में के लिए प्लान नहीं कर सकता है, एज दे आर द सब्जेक्ट टू बजटरी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बजटरी कंट्रोल का पार्ट होता है। दे आर नॉट allowed to use their own revenue freely as they have to be deposited in the treasury। यहां पे क्या है कि क्या लिखा गया? दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर ओन रिवेन्यू फ्रीली। यहां पे जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है अपने रिवेन्यू को फ्रीली यूज नहीं कर सकता है, बिकॉज दैट इज दे हैव टू डिपोजिट दैट रिवेन्यू इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट के ट्रेजरी में डिपोजिट करना है, तो पैसा आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। इट हैज नो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम ऑफ यूटिलाइजिंग फंड इन इट्स ओन वे। यहां पे कि it has no independence और freedom of utilizing fund in its own way। यहां पे फंड का खुद के अकॉर्डिंग यूज करने का इंडिपेंडेंस नहीं होता है। मतलब ओवरऑल मैं बता दूं कि पैसा सरकार का है तो सरकार ही एनुअल बजट में तय करेगी कहां पे खर्च करना है। डिपार्टमेंट खुद से तय नहीं कर सकता है क्योंकि उसका खुद का लीगल एंटिटी है ही नहीं। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, दे आर गवर्नमेंट ओन्ड। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होता है। देखिए, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसको मैनेज करता है। दीज ऑफिशियल्स आर ओवरबर्डन विद द पेपर वर्क। ये ऑफिशियल जो होते हैं वो पेपर वर्क से ओवरबर्डन होते हैं। दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम
टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री। ये ऑफिशियल ज्यादातर टाइम बिजी होते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर देने में जो पार्लियामेंट में होता है। दे कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम, इनको कभी भी ट्रांसफर किया सकता है। एज अ रिजल्ट दे हैव लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफिशिएंसी, इसलिए मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होता है। ठीक है, नोट करिए बच्चे, नोट करिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट वन, रेड टैपिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंड ब्यूरोक्रेसी। सरकारी विभाग में, सरकारी दफ्तर में अक्सर रेड टैपिज्म होता है। सवाल है सर ये रेड टैपिज्म क्या होता है? आपने देखा होगा सरकारी दफ्तरों में कि फाइल पे लाल फीता बंधा होता है, इसको लाल फीता शाही भी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। जैसे देखोगे फाइल वर्क ज्यादा होता है सरकारी विभाग, जो भी फाइल है उस पर लाल फीता बना हुआ है, तो फाइल वर्क ज्यादा होता है और फाइल वर्क फाइल में ही रह जाता है, उसका निष्कर्ष निकाल के, कंक्लूजन निकाल के सॉल्यूशन तक लोग नहीं पहुंचते हैं। चलिए देखते हैं। रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू डिले इन डिसीजन ड्यू टू सो मेनी फॉर्मेलिटीज। देखो रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसी का मतलब है डिले इन डिसीजन, डिसीजन में डिले होगा। व्हाई? ड्यू टू सो मेनी फॉर्मेलिटीज। और हम जानते हैं ना सरकारी विभाग में क्या होता है कि फाइल इधर से उधर, उधर से उधर ट्रांसफर ही होते रहता है, बिकॉज ऑफ सो मेनी फॉर्मेलिटीज। द decisions in the departmental undertaking are delayed due to administrative formalities। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो डिसीजंस है वो डिले होता है, क्यों? एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज की वजह से। पेपर वर्क, प्रोसीजर एक्सेट्रा, इनोवेशन, बोल्ड अप्रोच, इमीडिएट एक्शन which are essential for the growth of enterprises have no place in the departmental undertaking। जैसे कि बोल्ड अप्रोच नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए जो अप्रोच होते हैं वो नहीं होता है, मतलब कि केवल फाइल वर्क ही हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चे, नोट करिए। इमीडिएट एक्शन, बोल्ड अप्रोच, ये सब के लिए कोई जगह नहीं है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में। प्लीज नोट दिस, इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़े। अब हम आते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की सुटेबिलिटी कहां पे है। सुटेबिलिटी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की सुटेबिलिटी कहां पे है? तो देखिए, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सुटेबल इन द फॉलोइंग केसेस। कहां कहां के सुटेबल है? पहला, वेयर अटमोस्ट सेक्रेसी इज रिक्वायर्ड, जहां पे सेक्रेसी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज डिफेंस। जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस वर्क में सेक्रेसी बहुत ज्यादा मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वहां पे चाहिए, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, दैट इज डिफेंस। वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल is necessary, that is broadcasting. Where the huge investment is involved, that is aircraft, iron and steel company. Undertaking is a source of revenue, that is railway. ये सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट को रेलवे से बहुत ज्यादा पैसा आता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब हमने डिपार्टमेंटल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका एक एग्जांपल हो गया इसमें LIC, है ना। तो चलिए अब दूसरे टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में मतलब कि टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। देखिए,
A statutory corporation is a body corporate. A statutory corporation is a body corporate formed by स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बना है और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर, जहां या सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर से बना है. इट इज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट कैन अरेंज इट्स ओन फंड ऑल्सो. देखो यहां पे जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है इसको गवर्नमेंट से तो पैसा मिलता ही है, प्लस ये अपना फंड खुद भी अरेंज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये सब क्या है? पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इनका फॉर्मेशन हुआ है. प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए. हो गया? चलिए आगे बढ़े. अब बात करते हैं बच्चे फीचर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन. जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है इसका फीचर्स क्या है? इट इज created by the act of parliament. पार्लियामेंट के एक्ट से क्रिएट हुआ है या सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू क्रिएट हुआ है. द पावर, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइंड इन द एक्ट ओनली. इनका जो पावर है, ऑब्जेक्टिव है, लिमिटेशंस है, वो एक्ट में डिफाइन किया गया है. It operates under the total control of central or state government. It operates under the total control of central or state government. Central या state government के control के अंदर आता है. It is a separate legal entity. यहाँ पे ध्यान रखना, it has a separate legal entity. जो departmental undertaking था उसका separate legal entity नहीं है, but जो statutory corporation है इसका separate legal entity होता है. It gets incorporated automatically when act is passed in the parliament. जब पार्लियामेंट में एक्ट पास हो गया ये ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है. इट इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. ये किसके द्वारा मैनेज होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो जिसका नॉमिनेशन गवर्नमेंट करती है. प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लो बच्चे. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को पब्लिक कॉर्पोरेशन भी कहते हैं. नेक्स्ट वन, और भी फीचर्स है इसका. द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज ओन रूल्स, रिक्रूटमेंट एंड रिम्यूनरेशन फॉर द स्टाफ एंड एम्प्लॉय. इट एंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. यहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से ये फ्री होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होता है, खुद के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकता है. द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सर्विस. मोटिव क्या होता है इनका? सर्विस to general public. It is accountable to parliament, state legislature for its operation. It has to submit annual report on its working. The accounts of public corporation are generally audited by Comptroller and Auditor General of India. CAG. Accounts आर ऑडिटेड. जो पब्लिक कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स होते हैं उनका ऑडिटिंग कैग करता है. CAG, कंट्रोलर ऑफ एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑडिट करने वाला, सबसे टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस का ऑडिटिंग करता है. ठीक है, तो बच्चे हमने ये फीचर्स आपको बता दिया. प्लीज नोट दिस. देखो ये बता दिए कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को पब्लिक कॉर्पोरेशन भी कहते हैं और ये उसका फीचर्स, पहला 5 एंड देन नेक्स्ट 5. ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके मेरिट्स की बात करते हैं कि पब्लिक कॉर्पोरेशन के मेरिट्स क्या होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होता है, मतलब कि यहाँ पे जो आपको डिपार्टमेंटल में ऑटोनॉमी नहीं था सो मेनी मिनिस्टर्स के अफेयरेंस की वजह से, बट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होता है. क्विक डिसीजंस होता है, सर्विस मोटिव होता है, इफिशिएंट स्टाफ रहता है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है. तो ठीक है ना, तो ये आपको हो गया इनके
मेरिट्स, एडवांटेज, ठीक है, पब्लिक इंटर कॉर्पोरेशन के। वन बाय वन इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी। पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल to manage its affairs with independence, manage its affairs with independent and flexibility। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो मैनेज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो अपने चीजों को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकता है ना। पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर्स विथ इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैनेज कर सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट वन, सेकेंड है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो है यहाँ पे क्विक डिसीजन होता है, डिसीजन फास्ट होता है। कि पब्लिक कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम रेड टैपिज्म। यहाँ पे जो डिले इन वर्क होता था डिपार्टमेंटल में लाल फीताशाही फाइल पे, उससे ये फ्री होता है, फ्री फ्रॉम रेड टैपिज्म एंड देयर इज लेस फाइल वर्क। यहाँ पे फाइल वर्क बहुत कम होता है, लेस फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज बहुत कम होता है, एंड टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन, लेस फॉर्मेलिटीज टू कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। डिसीजन लेने से पहले फॉर्मेलिटीज की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। तो चलिए इसको नोट करिए, क्विक डिसीजंस। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है इसका मेन मोटिव है जनरल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना। द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, दिस इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, दिस इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन इज इफिशियंट स्टाफ। यहां पे जो स्टाफ होता है वो काफी इफिशियंट होता है। द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द रिम्यूनरेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। पब्लिक कॉर्पोरेशन का अपना खुद का ओन रूल होता है रिगार्डिंग द रिम्यूनरेशन, जो उनको हम पारिश्रमिक पे करेंगे जो एज अ सैलरी, और जो कंपनसेशन देंगे इसके रिगार्डिंग उनका खुद का रूल होता है एम्प्लॉय के लिए। इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज एंड अट्रैक्टिव, it can provide better facilities and attractive terms of service to a staff to secure efficient working from its staff। मतलब कि बेटर सर्विसेज देता है ताकि स्टाफ बढ़िया सर्विस दे सके, इफिशियंट रहे। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। The board of directors consists of business expert and also the representative of various groups such as labor, consumers nominated by the government। यहाँ पे जो board of directors है that consists of business expert होता है and also the responsibilities, also the representative of various groups such as, वो labor group का representative होगा, consumer group का, है ना। तो यहां पे मैनेजमेंट काफी प्रोफेशनल होता है। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं इसके डिमेरिट्स की। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इसके डिमेरिट्स क्या है? तो डिमेरिट्स में है ऑटोनोमी ऑन पेपर ओनली, केवल पेपर पे ही ऑटोनोमी होता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, यहां पे इनिशिएटिव नहीं होता है। रिजिड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर काफी रिजिड होता है। और अनफेयर प्रैक्टिसेस, यहां पे जो फेयरनेस नहीं होता है। नोट करिए इसको। नेक्स्ट वन बाय वन इसके बारे में देखिए। ऑटोनोमी ऑन पेपर ओनली, द ऑटोनोमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ओनली द नेम से, केवल नाम के लिए होता है कि इन फ्लेक्सिबिलिटी है, और वो भी केवल पेपर पे। प्रैक्टिकली मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट and officials and political parties often interference with the working of these corporation। पेपर पे है कि किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, बट इन रियल लाइफ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस होता है, जिससे कि ऑटोनोमी पेपर पे ही रह जाता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ इनिशिएटिव। Public corporation do not have to face any
कंपनसेशन एंड आर नॉट गाइड बाय प्रॉफिट मोटिव। यहां पे भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, सर्विस मोटिव होता है। द एम्प्लॉयज डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस लॉसेस। यहां पे इंप्लॉय को इनिशिएटिव नहीं लेता है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, लॉस कम करने के लिए। द लॉसेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट। और यहां पे पब्लिक कॉर्पोरेशन के लॉसेस को कौन सही करता है? गवर्नमेंट सही करता है। तो यहां पे भी इनिशिएटिव नहीं रहता है, क्योंकि एम्प्लॉय को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एम ही है सर्विस देना, तो वाई वी विल इंक्रीज प्रॉफिट या रिड्यूस लॉसेस। प्लीज नोट दिस। हो गया, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट वन इज रिजिड स्ट्रक्चर। The objective and power of public corporation are defined by the act, and these can be amended only by amending the statute or act. The act is time consuming and complicated task. मतलब कि जल्दी चेंजेस नहीं होता है, एक बार जो रूल बन गया वी हैव टू ब्लाइंडली फॉलो दैट। जल्दी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं होता है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया। नेक्स्ट वन, अनफेयर प्रैक्टिसेस। द गवर्निंग बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस। इट में चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस ऑफ टू कवर अप इन इफिशियंसी। यहां पे क्या है कि इन इफिशियंसी कवर करने के लिए वो प्राइस ज्यादा लेते हैं, तो अनफेयर प्रैक्टिस होता है यहां पे। नोट कर लिए। अब है सुटेबिलिटी। इसकी सुटेबिलिटी कहां कहां है? तो वेयर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर मोनोपोली पावर, जहां पे अंडरटेकिंग को मोनोपोली चाहिए। वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर मोनोपोली पावर, वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर स्पेशल पावर डिफाइंड बाय द act or statute, where undertaking require regular grants from the government, where undertaking require appropriate combination of public accountability and operational autonomy. नोट कर लीजिए इसको। यहां पे इसकी सुटेबिलिटी है किसका? पब्लिक या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी जो है क्या है। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बच्चे, ऐसा कोई भी कंपनी जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट, मतलब जिस कंपनी में 51% जो है शेयर होल्डर्स सरकार के पास है, पेड अप कैपिटल सरकार के पास है, गवर्नमेंट के पास है, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। मिनिमम गवर्नमेंट कंपनीज आर गवर्न बाय द रूल्स ऑफ बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लाइक एनी अदर रजिस्टर्ड कंपनी। एग्जांपल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये सब क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज है जहां पे 51% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। प्लीज नोट दिस, इसको नोट करिए। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ओनरशिप, मैनेजमेंट, सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, फाइनेंशियल ऑटोनोमी, इफिशिएंट स्टाफ और अकाउंटेबिलिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसको नोट करिए आप। नेक्स्ट, चलिए सबसे पहले फीचर्स है इसका रजिस्ट्रेशन। तो द गवर्नमेंट कंपनी कैन गेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। गवर्नमेंट कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होगा? कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज आर एप्लीकेबल ऑन द गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज कैन एग्जम्प्ट इट
फ्रॉम सम प्रोविजंस बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, गवर्नमेंट कंपनी कुछ चीजों से एग्जाम्प्ट हो सकता है बाय पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। सेकेंड वन इज द ओनरशिप, द गवर्नमेंट कंपनी इज होलली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी का या तो पूरा सरकार के हाथ में हो सकता है स्टेक, पेड अप शेयर कैपिटल, या पार्टली। द शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनीज इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। नोट कर लीजिए इस दोनों को। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में तीसरा है रजिस्ट्रेशन, द मैनेजमेंट। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज by the board of directors who are nominated by the government and shareholders. The government has authority to appoint majority of the directors. यहां लिख दीजिए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में, द गवर्नमेंट कंपनी is managed by the board of directors who are nominated by the government and other shareholders. The government has the authority to appoint majority of the directors. Separate legal entity. The government company has a separate legal existence. It can buy and sell property on its own name. गवर्नमेंट कंपनी का खुद का लीगल एंटिटी होता है, हालांकि कोई भी कंपनी का खुद का लीगल एंटिटी होता है। कंपनी अपने नाम पे कोई भी चीज खरीद और बेच सकती है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। द गवर्नमेंट कंपनी सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है इसमें। द कंसर्न मिनिस्ट्री मेक्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड मिनिस्ट्री में इशू directions and can assume the overall supervision of the undertaking. Financial autonomy, यहाँ पे भी financial autonomy होता है। The government company enjoy borrowing power. It can raise capital by issue of various securities. It is free to use its revenue for the growth and expansion of the company. मतलब कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए फंड का यूज कर सकती है। नोट करिए। नेक्स्ट वन, efficient staff. The recruitment of and remuneration of employee of government company is independently decided by the government company itself. They are not governed by civil servant rules. Civil servant rule से यहाँ पे govern नहीं होता है। Accountability. The government companies are accountable to the ministry or department concerned. Its annual report is presented and discussed in the Parliament State Assembly. नोट करिए। नेक्स्ट वन, मेरिट्स बात करते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी होता है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, स्टाफ इफिशिएंट रहता है और कोलैबोरेशन रहता है। नोट करिए। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी, द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. इट कैन फंक्शन फ्रीली and smoothly under the general vigilance of government. Greater flexibility. The government company is managed, financed and audited just as any private sector company. तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहता है। जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर को मैनेज करते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट कंपनी को भी मैनेज करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहता है। नेक्स्ट है इफिशिएंट स्टाफ। स्टाफ इफिशिएंट होता है। द गवर्नमेंट कंपनी कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज. They can appoint professionals and specialized people by offering better services and salary. Next one is collaboration. The government company can avail the accommodate and managerial skill, technical know-how and expertise of the private enterprises by conveniently collaborating with it. मतलब गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है। नोट करिए। तो ये हो गया गवर्नमेंट कंपनी के आपके मेरिट्स। अब आते हैं इसके डिमेरिट्स की बात करते हैं। तो यहां पे भी बात वही आ गया, ऑटोनोमी केवल पेपर पे होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहां पे ज्यादा होता है और बोर्ड पैक्ड विथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। नोट करिए। देखिए,
ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, मतलब कि जो ऑटोनॉमी है वो केवल पेपर पे है, कागज पे। द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी इज ट्रू थ्योरेटिकली ओनली, केवल थ्योरेटिकली है, रियल में ऐसा नहीं होता है। यहां भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गवर्नमेंट कंपनी में ज्यादा रहेगा। बोर्ड जैसे है ना, द गवर्नमेंट कंपनीज आर ट्रीटेड एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर सोचते हैं ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। बोर्ड पैक्ड विथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द गवर्नमेंट कंपनीज इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, सो दिस डायरेक्टर ऑलवेज ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट रेदर देन इंप्रूविंग इफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो गवर्नमेंट को खुश करना चाहता है, गवर्नमेंट कंपनी में इफिशिएंसी दिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि हम गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, अकॉर्डिंगली वर्क करना है। अब हमारा है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस। चलिए देखिए, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। बच्चे, प्राइवेट सेक्टर, द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज इन्वॉल्व लॉन्ग प्रोसेस। प्राइवेट सेक्टर का फॉर्मेशन लॉन्ग प्रोसेस से होता है और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का शॉर्ट टाइम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग होता है। प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव जो है अर्निंग प्रॉफिट है और गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस प्रोवाइड करना। मैनेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज आर मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट, एंड गवर्नमेंट का जनरली जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मैनेज करते हैं। कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज मैक्सिमम कैपिटल इज फाइनेंस बाय ओनर्स और इन्वेस्टर्स, और पब्लिक सेक्टर में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो कैपिटल का होता है वो गवर्नमेंट का होता है। प्राइवेट सेक्टर में मोर फ्रीडम होता है, पब्लिक सेक्टर में लेस फ्रीडम होता है, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कंट्रोल आ जाता है। अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज आर नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू जनरल पब्लिक, बट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू जनरल पब्लिक एज परफॉर्मेंस इज डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चे, इस तरह से आज की क्लास में हमने प्राइवेट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के बारे में डिस्कस किए। अच्छे से सारे टॉपिक मैंने आपको कवर किया। एक क्लास और लूंगा तो चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि बच्चे, वाराणसी में हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है। गुडविल एडुकेयर हमारे कोचिंग का नाम है, लंका पे हमारा कोचिंग है, ठीक है। हमारे ऑफलाइन कोचिंग में 11th एंड 12th कॉमर्स का मल्टीपल बैच चलता है। सभी सब्जेक्ट के अलग टीचर हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड मैथ, सबके अलग अलग टीचर हैं। मल्टीपल बैचेस सुबह से शाम तक चलता है। इंग्लिश मीडियम कोचिंग है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड में जिनका भी इंग्लिश मीडियम होता है वो हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं। यूपी के स्टूडेंट तो पढ़ते ही हैं, प्लस बिहार, गुजरात, दिल्ली, उड़ीसा, है ना, हर राज्य से बच्चे आके वाराणसी में हमारे यहां पढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ ही बच्चे हम सीयूईटी का भी प्रिपरेशन करवाते हैं। बीएचयू, डीयू, एयू में जिनका एम है कि हमको बीकॉम एंट्रेंस क्रैक करना है तो हमारे कोचिंग में उनके लिए बैचेज अवेलेबल है कि आपको आफ्टर 12th सीयूईटी का एग्जाम देना है, बीएचयू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना है, ड्यू के एसआरसीसी में पहुंचना है, तो इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा और तैयारी गुडविल एडुकेयर में होता है सीयूईटी का। हमारी कोचिंग का एग्जैक्ट एड्रेस है लंका, वाराणसी, लंका थाना के बगल में कोचिंग है। आप हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पे नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। नंबर नोट करिए 8676080858 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके आप कोचिंग के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल पे गुडविल एडुकेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, अपने 5 कॉमर्स के दोस्त तक शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी सही कंटेंट पहुंच सके। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।